नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केआर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके बीच में वर्तनी व्यवस्था से जुड़ा हुआ दूसरा वीडियो लेकर आए हुए हैं। इससे पहले वर्तनी व्यवस्था से जुड़ा हुआ जो फर्स्ट वीडियो आपने देखा, ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ ये दूसरा वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाषा व्याकरण की दृष्टि से और व्याकरण की शुद्धता की दृष्टि से। ठीक है, किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने के लिए उसकी वर्तनी व्यवस्था को जो है पढ़ना बेहद आवश्यक है। तो उसी को लेकर आज हम हिंदी वर्तनी व्यवस्था में आपको लेकर चलते हैं। हम जानते हैं कि शब्दों में प्रयुक्त जो वर्णों की जो सही क्रमिकता होती है उसी को क्या कहते हैं, हम वर्तनी कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वर्तनी व्यवस्था को हमने 3 स्तरों पर समझना था। ठीक है, 3 स्तर कौन कौन से थे मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहले था आपका वर्ण स्तर। ठीक है, सबसे पहला वर्ण स्तर। तो वर्ण स्तर पर हम वर्तनी व्यवस्था को समझ चुके हैं, जिसमें हमने विशिष्ट वर्ण देखा, छोटी पाई वाले वर्ण देखा, खड़ी पाई वाले वर्ण देखा और मध्य पाई वाले वर्णों को समझने की कोशिश करी। उससे हमने वर्ण स्तर पर वर्तनी व्यवस्था को समझा। आज हम समझेंगे शब्द स्तर पर वर्तनी व्यवस्था को। ठीक है, वर्तनी व्यवस्था को आज हम शब्द स्तर पर समझते हैं कि शब्द स्तर पर क्या क्या गलतियां हम करते हैं, वर्तनी को शुद्धता और शुद्धता में क्या क्या गलतियां हम करते हैं, उस चीज को हम बारीकी से जो है समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। बहुत शानदार सेशन होने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जो है जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। आगे आपके पास जो टॉपिक है वो हम समझते हैं शब्द स्तर पर। ठीक है, शब्द स्तर पर सबसे पहले समझते हैं कि शब्द स्तर पर किस प्रकार से जो है वर्तनी व्यवस्था काम करती है। तो शब्द स्तर पर सबसे पहले जो होती है वो होती है आपकी सिरोरेखा। क्या होती है? सिरोरेखा। अब ये सिरोरेखा क्या करती है? सिरोरेखा निर्धारण करती है, क्या निर्धारण करती है? शब्द सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, कौन सा शब्द कितना बड़ा होगा, ठीक है, ये कौन निर्धारण करता है? सिरोरेखा निर्धारण करती है। कैसे? जैसे हमने शब्द ही लिखा तो शब्द के ऊपर ये सिरोरेखा क्या करती है? इस शब्द को निर्धारित कर रही है। हमने किसी लिखा तो किसी के ऊपर जो ये सिरोरेखा है ये क्या कर रही है? इसका शब्द का निर्धारण कर रही है। ठीक है, हम निर्धारण को ही मानकर चलते हैं। तो निर्धारण के ऊपर जो ये सिरोरेखा है ये क्या कर रही है? इसको निर्धारित कर रही है। निर्धारण को जो है निर्धारित कर रही है कौन? सिरोरेखा। तो सिरोरेखा समय सीमा क्या करती है? शब्द की निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करती है? सिरोरेखा। ठीक है, तो हिंदी की एक विशेषता है, देवनागरी लिपि की अपने आप में एक विशेषता है। क्या विशेषता है? सिरोरेखा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ पद सामासिक पद होते हैं। ठीक है, उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता लिखते हैं तो माता डैश पिता। ठीक है, भाई बहन लिखते हैं तो भाई डैश बहन। इस प्रकार से योजक चिन्ह का जो है प्रयोग करते हैं। जहां पर हम चिन्हों को पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप इतना याद रखिए, जो सामासिक पद होते हैं वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ना कि सिरोरेखा को मिला दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग लिखा जाता है, भाई बहन, माता पिता, ठीक है, पति पत्नी, इस प्रकार से जो है इसको लिखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, जो पुनरुक्त होते हैं, मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं और युग्म शब्द होते हैं, उनके बीच में भी क्या है? योजक चिन्ह होता है। जैसे सुख दुख, धीरे धीरे, घर घर, चल चल, रुक रुक, ये सब क्या है? ये शब्द स्तर पर सिरोरेखा क्या कर रही है? निर्धारित कर रही है। तो यहां पर क्या है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये चीज याद रखने वाली है और इसको याद रखिए। ठीक है, यहीं पर आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपके पास है इसी में है आगे अनुस्वर। क्या है? अनुस्वर। ठीक है, अनुस्वर क्या होता है? देखिए, अनुस्वर को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये अनुस्वर है क्या। अनुस्वर का शब्द का अर्थ है स्वर के बाद आने वाला। ठीक है, अनुस्वर का अर्थ क्या होता है? जो स्वर के बाद आता है उसको कहते हैं अनुस्वर। अनु मतलब होता है अनु धन स्वर, मतलब स्वर के बाद आने वाला उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वर। यह क्या है? मध्य और अंत में ही आ सकता है, शुरुआत में नहीं आता है, आदि में नहीं आता है। आदि मतलब शुरुआत, या तो बीच में आएगा जो अनुस्वर होगा या फिर एंड में आएगा। ठीक है, या तो अंत में आएगा या बीच में आएगा। ठीक है,
देखिए, शब्द के मध्य में अनुस्वर अपने पूर्ववर्ती व्यंजन वर्ग के नासिक व्यंजन अर्थात पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है या प्रतिनिधित्व करता है। कैसे प्रतिनिधित्व करता है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे क हो गया, ठीक है, क वर्ग के जो प्रथम 4 वर्ण हैं उनसे पहले अगर जो है आपको अनुस्वर देखने को मिलता है तो उसका क्या मतलब होगा, वो अनुस्वर ग हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, नासिक व्यंजन अर्थात पंचमाक्षर का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। वैसे च की बात करते हैं, च है, च वर्ग के अगर 4 वर्ण है तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, अण हो जाएगा, न हो जाएगा, म हो जाएगा। ठीक है, प वर्ग में म हो जाएगा, त वर्ग में न हो जाएगा, ट वर्ग में क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, और च वर्ग में या हो जाएगा, और क वर्ग में ग हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, पंचम अक्षर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे परिवर्तित होते हैं समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लिखते हैं गंगा। ठीक है, कैसे परिवर्तित होते हैं समझने के लिए क्या करेंगे, हम इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। जो स्थितियां हमने इससे पहले आपको बताई कि अनुस्वर का जो प्रयोग होता है, ठीक है, अनुस्वर, ठीक है, अनुस्वर, ठीक है, जैसे गंगा लिखते हैं, पंकज लिखते हैं, तो ग, क वर्ग, क वर्ग, तो ये क्या हो गया, ग। क्लियर है, पंकज, ठीक है, क से पहले आ रहा है तो गंगा पंकज क्या हो गया, यहां पर ये ग आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। मंच, कुंज, ज से पहले आ रहा है, च वर्ग, च से पहले च वर्ग, तो क्या हो जाएगा, मंच हो जाएगा, कुंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर क्या कर रहा है, यहां इसका क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, पंचमाक्षर में परिवर्तित हो रहा है। कुंठा, कुंठा जब हम लिखते हैं, खंड लिखते हैं, तो वही चीज है, पंचमाक्षर में क्या हो रहा है, अपने परिवर्तित हो रहा है। दंत लिखते हैं, बंद लिखते हैं, चंपक, चंपक हो गया, अंब हो गया। ठीक है, और भी कई सारे शब्द जो है यहां पर बनते हैं। ध्यान रखिए कि जब आपको वर्ण विच्छेद करने के लिए बोलेगा तो वहां पर ये चीज आपको विशेष रूप से याद रखनी है, कौन सा क्या क्या नियम है। ठीक है, क से पहले अगर अनुस्वर लग रहा है, ठीक है, क से पहले लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ठीक है, च वर्ग से पहले लग रहा है तो या हो जाएगा। ठीक है, ट वर्ग से पहले लग रहा है तो क्या हो जाएगा। ये सब चीजें जो है आपने याद रखनी है। च से पहले लग रहा है तो क्या होगा, म हो जाएगा। द से पहले लग रहा है तो न हो जाएगा। ठीक है, कुंठा अण लग जाएगा। ठीक है, कुंठा ट वर्ग से पहले लगेगा तो क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं, अनुस्वर की बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो आई होप आपको ये चीजें जो है समझ में आ गई होंगी, और बहुत आसान भी है और लंबे समय तक याद रखने वाली चीजें भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से प्रश्न बनता है। हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का पूरा पढ़ लेते हैं और बेसिक चीजें जो है छोड़ देते हैं। यही चीज इंटरव्यू में पूछी जाती है और इसी में हम जो है बाहर हो जाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, उनको याद करने की आवश्यकता है। याद एक बार देख लीजिए, 2-3 बार जब चीजें जो है कहीं ना कहीं समझोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें जो है समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जब कोई पंचमाक्षर दूसरे पंचमाक्षर के साथ संयुक्त होता है, अब देखिए यहां पर मान लीजिए, यहां पर उदाहरण भी आपको बताए गए हैं, तो पहला पंचमाक्षर अनुस्वर के रूप में नहीं बदलता, अपितु पंचमाक्षर के रूप में ही क्या होता है, संयुक्त होता है। यहां पर अनुस्वर में नहीं बदलेगा, बल्कि क्या होगा, उसी के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे वांग्मय, यहां पर ग और म, ठीक है, जुड़ रहे हैं तो क्या हो गया, वो उसी के साथ जुड़ गया, ना कि अनुस्वर के रूप में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अनुस्वर, ध्यान दीजिए, जब पंचमाक्षर पंचमाक्षर से मिलेगा तो अनुस्वर में नहीं लिखा जाएगा, अनुस्वर के रूप में नहीं बदलता है। क्लियर है, सम्मेलन, म 2 बार देखिए, मृण्मय, ठीक है, अण और म, उन्मुख, न और म, ठीक है, अक्षुण्य, ठीक है, तो अक्षुण, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो पंचमाक्षर होता है जब वो अपने पंचमाक्षर या किसी दूसरे पंचमाक्षर से संयुक्त होता है तो क्या करता है, अनुस्वर के रूप में नहीं बदलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। आगे क्या है, आगे कह रहा है, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि पंचमाक्षर या व ह से पहले आता है, किससे, या व और ह से पहले आता है,
तो वहां पंचमाक्षर लिखा जाता है, अनुस्वर का प्रयोग नहीं होता है। ये मेन बातें हैं, याद रखने वाली बातें हैं। जैसे अन्य, अन्य में क्या है, न न न न क्या हो गया, अनुस्वर में नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि या, व और ह से पहले जब भी आएगा, या और व और ह से पहले जब भी आएगा तो अनुस्वर के रूप में नहीं लिखा जाएगा। जैसे पुण्य, या से पहले आ रहा है, ठीक है। तुम्हारा, ह से पहले आ रहा है। कन्हैया, ह से पहले आ रहा है। समन्वय, ठीक है। उसी प्रकार से स और ह से, ठीक है, स और ह, उसमें व्यंजनों से अगर पहले आ रहा है तो अनुस्वर का प्रयोग होता है, पंचमाक्षर का नहीं होता है। जैसे अंश हो गया, वंश हो गया, हंस हो गया, कंस हो गया, संहार हो गया, इन सब में क्या है, अगर इनसे पहले आ रहा है अनुस्वर तो वो अनुस्वर पंचमाक्षर में परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि अनुस्वर के रूप में ही रहता है। क्लियर है? आगे देख लीजिए। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिए, सम उपसर्ग के बाद जो शब्द अंतस्थ या ऊष्म वर्ण से प्रारंभ होते हैं तो म निश्चित रूप से अनुस्वर हो जाता है। म जो होता है वो निश्चित रूप से क्या हो जाता है, अनुस्वर हो जाता है। जैसे समयंत्र, समयंत्र, ठीक है। सम उपसर्ग से पहले के बाद, जब सम उपसर्ग के बाद जब अंतस्थ या उसमें वर्ण से प्रारंभ हो, ठीक है, चाहे या र ल वा हो, चाहे स ह हो, ठीक है। अगर ये आ रहे हैं किसके बाद, सम उपसर्ग के बाद, तो हमेशा क्या होगा, निश्चित रूप से अनुस्वर के रूप में ही लिखा जाएगा। जैसे संलाप, ठीक है, संवाद, संरचना, संयंत्र। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो है देखने वाली चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, अनुस्वर हो गया। अब समझते हैं अनुनासिकता। देखिए, अनुस्वर और अनुनासिकता में अंतर समझिए। अनुस्वर क्या होता है और अनुनासिकता क्या होती है। अनुस्वर क्या होता है, जो आपका अनुस्वर है और अनुनासिक, ठीक है, ये चंद्र बिंदु है। यहां पर थोड़ा टाइपिंग में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हुई तो इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। हालांकि लिखा जाता है पर छोड़ दिया कि खुद से ही जो है बताते टाइम लिख लेंगे, ठीक है। अनुस्वर और अनुनासिक में जो मूल अंतर है, जो अनुनासिक है वो स्वर है, स्वर का क्या है, गुण दर्शाता है, और जो अनुस्वर है वो व्यंजन, अनुनासिक के व्यंजन का क्या है, एक रूप है। क्लियर है? तो समझिए, जो आपका अनुनासिक है वो स्वर का गुण दिखाता है, और जो अनुस्वर है वो अनुनासिक के व्यंजन का क्या दिखाता है, गुण दर्शाता है, यह एक रूप है, ठीक है। अनुनासिक के स्वर के लिए चंद्र बिंदु किसका प्रयोग होता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, चंद्र बिंदु का, ठीक है। जैसे आंगन हो गया, उंगली हो गया, कांटा हो गया, पांव हो गया, ये सब चीजें क्या है, जैसे आंगन, उंगली, कांटा, पांव, तो इन सब के लिए क्या है, कहीं ना कहीं अनुनासिकता, अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा हो तो चंद्र बिंदु क्या है, चंद्र बिंदु के स्थान पर क्या है, एक बिंदी लगा देते हैं। चंद्र बिंदु, जहां पर चंद्र बिंदु होगा वहां पर क्या है, एक बिंदी लगा देते हैं। क्लियर है? जैसे मैं, कौंधना, ठीक है, यहां पर चंद्र बिंदु नहीं आएगा बल्कि क्या आएगी, एक बिंदु आएगी, कौंधना। तो कौंधना में जो ये बिंदु है ये किसको दर्शा रहा है, ये अनुनासिकता को दर्शा रहा है। किसको, अनुनासिकता को, ना कि अनुस्वर को दर्शा रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चींटी में जो ये बिंदु है ये किसको दर्शा रहा है, ये अनुनासिकता को दर्शा रहा है, ना कि अनुस्वर को दर्शा रहा है। अतः शिरोरेखा पर मात्रा के ऊपर लगी यह बिंदी क्या है, अनुनासिकता का सूचक है, ना कि अनुस्वर, ठीक है। किसका सूचक है, अनुनासिकता का सूचक है, ना कि अनुस्वर का नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल। आई होप, उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करते रहें, ठीक है। इसमें दो चीजें छूट जाती हैं, दो चीजें देख लेते हैं इसी में। इकारांत और उकारांत, मतलब ई से जिनका अंत होता है और ऊ से जिनका अंत होता है। शब्दों के बहुवचन रूप बनाते समय ई और ऊ बन जाते हैं। जैसे नदी, बड़ी ई है, बहुवचन बनाए तो क्या हो गया, छोटी हो गई, छोटी ई की मात्रा हो गई। बहु, ये बड़ा ऊ है, ठीक है, ये क्या है, बहु, बहु है, तो बहु का क्या हो जाएगा, बहुएं,
बहुएं तो क्या हो गया यहाँ पर छोटा हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, इकारांत और उकारांत को जब बहुवचन बनाते हैं तो उस समय बड़ा ई क्या हो जाता है, छोटा ई, और बड़ा ऊ क्या हो जाता है, छोटा ऊ हो जाता है। ऊ क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। जैसे नदी, नदियां, बहु, बहुएं। क्लियर है। तो वही चीज अब देखिए, संस्कृत से हिंदी में आई जिन शब्दों के अंतिम वर्ण में हलंत का चिन्ह लगाना है वो प्राय हलंत के बिना लिखे जाने लगे। जैसे विद्वान, विद्वान का जो सही होगा वो क्या होगा, विद्वान न हलंत होगा। यहाँ पर महान में न हलंत होगा, श्रीमान में न हलंत होगा। लेकिन जब ये संस्कृत से हिंदी में लिखे जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके पीछे का जो हलंत है वो हट जाता है। क्लियर है। लेकिन कुछ शब्द आज भी क्या है, प्रचलन में है। जैसे सम्यक लिखा जाता है तो क के नीचे आज भी हलंत लगाया जाता है। तो सम्यक शुद्ध रूप से क्या होगा, सम्यक इस प्रकार से लिखा जाता है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास समझ में आता है, ये पसंद आता है, तो आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें केआर क्लासेस को, ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और साथ ही साथ कोई अगर डाउट है आपको या कुछ प्रश्न है आपके मन में हिंदी से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से भी आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। बाकी आपका दिन शुभ हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।